हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ब्यूरोक्रेट्स फैक्ट्री। मेरा नाम है राहुल और मैं आपके लिए mppsc प्री स्पेशल की एक लेक्चर सीरीज़ लेके आया हूँ। यूनिट 10 कवर होगी हमारी पूरी और इसमें कमीशंस एंड नेशनल रीजनल स्टैच्यूटरी बॉडीज़, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ जितनी हैं वो सारी हम कवर करेंगे। सिलेबस में हम देख लेते हैं। ये हमारी कमीशंस हैं जो कि mppsc स्पेशल टारगेट ओरिएंटेड हैं। ये सारे जो कमीशंस हैं ये हमको इस बार के हमारे सिलेबस में आने वाले हैं और बहुत इम्पोर्टेंट वेटेज, बहुत ज़्यादा वेटेज भी रखेंगे। ये 16 कमीशंस हैं और इन 16 कमीशंस को हम इस पूरी लेक्चर सीरीज़ में कवर करेंगे। स्टार्टिंग करते हैं हमारी आज की पहला टॉपिक से, जिसका नाम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन, सबसे पहले तो हिंदी में इसको निर्वाचन आयोग बोला जाता है। भारत निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर हमको न्यू दिल्ली में मिलता है, जिसका नाम निर्वाचन सदन है। जो लोगो डिज़ाइन किया गया है आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, ये लोगो है भारत निर्वाचन आयोग का। यहाँ पे हमें ट्राई कलर भी मिलता है और ये जो शेप मिलता है ये हमें ह्यूमंस का शेप मिलता है, बिकॉज वही तो वोट डालते हैं। नेक्स्ट, डिज़ाइन किसने किया है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन NIT अहमदाबाद ने इस लोगों को डिज़ाइन किया है, जो कि हमारा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बनता है। आगे बढ़ते हैं। इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 25 जनवरी 1950 को ये जो डिपार्टमेंट है, ये जो कमीशन है, ये एग्जिस्टेंस में आ रहा है। और टाइप क्या है? ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या क्या होती है? ऐसी कोई भी बॉडी, ऐसी कोई भी कमीशन, ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट जिसको किसी संवैधानिक तौर पे इस्टेब्लिश किया जाए, जिसका जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया हो, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहलाती है। फॉर एग्जांपल, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। हम देखते हैं पार्ट 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद इलेक्शन एंड इस्टेब्लिश दिस कमीशन एंड रिलेटेड मैटर्स। इसका मतलब है पार्ट 15 में बताया गया है कि इलेक्शन होंगे भारत में, यूनियन और स्टेट्स के, और यूनियन एंड स्टेट्स के अलावा पंचायत के और म्यूनिसिपैलिटीज़ के, और इन सब का जो ओवरऑल एक सुपरविजन होगा वो बॉडीज़ करेंगी, कुछ कमीशंस करेंगे। उसी में स्टेट लेजिस्लेचर के और यूनियन के इलेक्शंस जो होते हैं, और जो हम ये आगे देखेंगे, वो इलेक्शंस फुलफिल कर, वो इलेक्शंस मैनेज करते हैं, कंट्रोल करते हैं, डायरेक्ट करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यूनियन एंड स्टेट की इलेक्शन प्रोसेस को फुलफिल करवाना। ये इलेक्शन प्रोसेस जो होती हैं इंडिया में, जो होती हैं, उसकी पूरी रख रखाव, उसका पूरा देख रेख करने का जिम्मा जो होता है वो इलेक्शन कमीशन ECI का होता है। एडमिनिस्टर द इलेक्शन। अब यूनियन और स्टेट इलेक्शन प्रोसेस में कौन कौन से इलेक्शन आते हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो लोकसभा के इलेक्शन, राज्यसभा के इलेक्शन, स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली के इलेक्शन और ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। इन इलेक्शन का जिम्मा, इनके इलेक्शंस करवाना, शेड्यूलिंग कैसे होंगे, एवरीथिंग इज मैनेज्ड बाय ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। फर्स्ट, एसोसिएटेड पर्सनैलिटीज़ की बात कर लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो थे सुकुमार सेन, जिनका टाइम पीरियड था 1950 से 1958। ये हमारा एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बनता है, जो कि सुपरलेटिव्स में आता है, पूछा जाता है। इसके बाद आजकल के ट्रेंड को अगर हम फॉलो करें तो हमको पता लगता है बहुत सारे बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि फर्स्ट ऑफ वुमेन्स पूछा जाता है, फर्स्ट ऑफ फीमेल्स पूछा जाता है। उसी ट्रेंड को हम देखें तो हमें एक और क्वेश्चन फ्रेम मिलता है। फर्स्ट वुमेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थी? तो वो थी VS रामादेवी, जो कि 1990 में इलेक्शन कमिश्नर बनी थी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनी थी। करंट इनकम्बेंट की बात करें तो हमें सुशील चंद्र मिलते हैं, जिन्होंने ऑफिस अज्यूम किया है 13 अप्रैल 2021 से, और ये 24th चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। इसके पहले 23rd जो थे वो थे सुनील अरोड़ा। अभी हम लिस्ट देखेंगे, उसमें आपको सारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स जो हैं क्लियर हो जाएंगे। आर्टिकल एसोसिएटेड रिलेटेड आर्टिकल्स की अगर हम बात करें तो हमको संविधान में आर्टिकल 324, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 324 से लेके आर्टिकल 329 तक जितने आर्टिकल्स मिलते हैं वो सारे इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड होते हैं।
इसी में आपको एक क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, कोई भी एक आर्टिकल पूछा जा सकता है और उसका क्या प्रोविज़न है, उस आर्टिकल में क्या बताया गया है, ये आपका आंसर होगा। देखते हैं। आर्टिकल 324 बोलता है कि सुप्रिटेंडेंस डायरेक्शन कंट्रोल ऑफ इलेक्शन टू बी वेस्टेड इन इलेक्शन कमीशन, मतलब उसका सुपरविजन, उसको डायरेक्ट करना, कंट्रोल करना इलेक्शंस को, ये सारे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं ये इसकी पावर वेस्ट होगी इलेक्शन कमीशन में। अब स्ट्रक्चर पे बात करते हैं। आर्टिकल 324 का क्लॉज नंबर 2 कहता है कि ये जो इलेक्शन कमिश्नर में पावर वेस्ट होंगी ये किन किन ऑफिशियल्स के लिए होंगी, तो उसी में ऑफिशियल्स जो आते हैं वो आता है एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके सपोर्ट के लिए 2 इलेक्शन कमिश्नर्स जिनको अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रेज होता है यहाँ पे, आपसे पूछा जा सकता है कि इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स को कौन अपॉइंट करता है, तो आपका आंसर होगा प्रेसिडेंट। इनका टेन्योर भी फिक्स होता है जो कि 6 इयर्स होता है या एज ऑफ 65, 6 and 65 आपको याद रखना होगा। फॉर एग्जांपल अगर कोई भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर एट द एज ऑफ 62 अपॉइंट किया जा रहा है तो वो 3 साल में रिटायर हो जाएंगे बिकॉज ही विल फुलफिल द एज ऑफ 65 ईयर्स। वेयर एज कोई भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर या मेंबर अगर 55 ईयर्स ऑफ एज में अपॉइंट किया जा रहा है उस पोस्ट पे तो वो 61 मतलब 55 से प्लस 6 ईयर्स ऑफ एज में रिटायर हो जाएंगे, उनका टेन्योर फिनिश हो जाएगा जो कि रहेगा 6 ईयर्स का, 61 एज। तो यहाँ पे हमें विच एवर इज़ अर्लियर इम्पॉर्टेंट होता है, या फिर 6 साल पहले होना या फिर 65 साल पहले होना। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहेंगे और उनके सपोर्ट के लिए 2 इलेक्शन कमिश्नर्स रहेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल आता है आर्टिकल 325। आर्टिकल 325 बोलता है कि नो पर्सन टू बी इनएलिजिबल फॉर इंक्लूजन claim to be included in a special electoral roll on the ground of race, religion, caste or sex। इसका मतलब है कि स्पेशल इलेक्टोरल बेस पे इनएलिजिबिलिटी रहेगी इलेक्शन प्रोसेस में, चाहे वो कोई भी रिलीजन, कोई भी रेस, कोई भी कास्ट के बेस पे क्यों ना हो। आर्टिकल 326 बोलता है जो इलेक्शन होगा हाउस ऑफ पीपल्स का या लेजिस्लेटिव असेंबलीज का, जो कि डायरेक्ट इलेक्शंस में काउंट होते हैं। 2 टाइप के इलेक्शंस होते हैं, डायरेक्ट जिसमें लोग वोट देते हैं और एक इनडायरेक्ट जिसमें उनके रिप्रेजेंटेटिव वोट्स देते हैं। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट इलेक्शन की बात कर रहे हैं और डायरेक्ट इलेक्शन जो होते हैं वो अडल्ट सफरेज या फिर अडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पे होते हैं। दोनों वर्ड सेम है, अडल्ट सफरेज एंड अडल्ट फ्रेंचाइज में आपके लिए 18 ईयर्स ऑफ एज जो कि हमारी गवर्नमेंट ने तय कर रखी है वोटिंग के लिए, उससे ऊपर के लोग या उससे ऊपर के लोग वोट डालने, वोट कास्ट करने के लिए एलिजिबल हैं और वही सारे लोग एडल्ट सफरेज में आते हैं। मूविंग ऑन, आर्टिकल 327 बोलता है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्शंस। लेजिस्लेचर के इलेक्शंस के लिए पावर जो होगी वो पार्लियामेंट के हाथ में होगी। मेक नो रॉन्ग इन दिस दैट उन पावर्स को बनाना जो है, पावर कौन कौन सी पावर होंगी वो काम पार्लियामेंट का है, लेकिन उस पावर को ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करने की जो अथॉरिटी है वो इलेक्शन कमीशन की है। इलेक्शन कमीशन के हाथ में पावर बनाने की शक्ति नहीं है, पावर्स जो फ्रेम होंगी वो पार्लियामेंट में प्रोविजंस के थ्रू होंगी, लेकिन उन पावर्स, वो जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनेंगे, वो प्रोविजंस जो बनेंगे, उनको ग्राउंड लेवल पे अप्लाई करने का जो जिम्मा रहेगा वो इलेक्शन कमीशन का रहेगा। ऐसे ही पावर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास प्रोविजन होती है जो इलेक्शंस स्टेट लेजिस्लेचर करवाता है। आगे हम पढ़ेंगे पंचायत के और म्यूनिसिपैलिटीज़ के जो इलेक्शन होते हैं वो स्टेट लेजिस्लेचर करवाता है, उसके अलावा जो इलेक्शंस होते हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाती है। मूविंग फॉरवर्ड, आर्टिकल 329 कहता है बार्ड ऑफ इंटरफेरेंस बाय द कोर्ट्स इन इलेक्टोरल मैटर्स। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, आप कोई भी कोर्ट जो रहेगा दे आर बार्ड, उनका प्रवेश निषेध है। they do not have the power to interferes in the electoral matters में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो रहेगी वो डिसीजन लेगी, तो ये उसकी पावर में आती है।
नॉट हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के मैटर्स। अब पावर्स क्या रहेंगी, डिस्क्वालीफाई करना कैंडिडेट को, इलेक्शन की टाइमिंग, इलेक्शन का टेन्योर, इलेक्शन में बजट कितना होगा, तो ये सारे डिसीजंस का अगर उल्लंघन होता है या फिर ये सारे डिसीजंस से कोई क्रॉस करता है, इनको फॉलो नहीं करता है, तो डिसीजंस हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं लेगी, डिसीजन विल बी टेकन बाय ECI। रेजिग्नेशन एंड रिमूवल प्रोसीजर, जो कि हमको आर्टिकल 324 के सब क्लॉज 5 में दिया है। आर्टिकल 324 का क्लॉज 5 इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपके लिए एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बनाता है। ये पूछ सकता है कि रिमूवल प्रोसेस या रेजिग्नेशन प्रोसेस किस आर्टिकल में दिया हुआ है। रिमूवल एंड रेजिग्नेशन, रेजिग्नेशन जो आएगा वो मेंबर या चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से आएगा और वो एड्रेस किया जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। फॉर एग्जाम्पल XYZ चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, वो एक लेटर लिखेंगे और उसमें वो एड्रेस करेंगे टू द प्रेसिडेंट, सब्जेक्ट मैटर रेजिग्नेशन। ऐसे ही अगर उनको हटाया जाना है या रिमूवल की बात की जाए तो रिमूवल का जो मैनर रहेगा, जो ग्राउंड्स रहेंगे, ग्राउंड्स मतलब इनएलिजिबिलिटी, इंसॉल्वेंट हो जाना, नॉट ऑफ राइट साउंड माइंड या फिर इनकॉम्पिटेंट होना, ये सारे वही ग्राउंड्स रहेंगे जो सुप्रीम कोर्ट के जज के होते हैं एंड पार्लियामेंट में इनका महाभियोग चलता है। दैट टर्म इज़ नॉट बीन यूज्ड इन CEC। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमूवल के लिए वो टर्म यूज़ नहीं की जाती है, लेकिन किस प्रोसेस से वो जाता है, रिमूव किया जाता है, तो पार्लियामेंट में वही प्रोसेस यूज़ होती है जो कि एक जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को हटाने के लिए होती है। और इसमें क्या यूज़ होता है, इसमें 50% मेजॉरिटी यूज़ होती है उन लोगों की जो कि 2/3 प्रेजेंट एंड वोटर्स होना चाहिए। मतलब फर्स्ट असेंबली में, हाउस ऑफ कॉमन्स, जो भी हाउस में ये प्रोसेस स्टार्ट हो रही है, उसमें 2/3 पर्सन जो है उस हाउस की स्ट्रेंथ के वो प्रेजेंट होना चाहिए। उसके बाद 50% +1 की मेजॉरिटी होना चाहिए इन द फेवर ऑफ रिमूवल, तब ये हटाए जाएंगे। अदर इलेक्शन कमिश्नर्स जो होंगे उनको भी प्रेसिडेंट हटाएगा बिकॉज चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रिकमेंडेशन पे। तो रिमूवल और रेजिग्नेशन में ये फ़र्क होता है। रेजिग्नेशन विल बी गिवन टू प्रेसिडेंट, बट रिमूवल का प्रोसेस जो रहेगा वो ग्राउंड एंड मैनर रहेगा जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट का, सिर्फ इलेक्शन कमिश्नर के लिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए। वेयर एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रिकमेंडेशन से प्रेसिडेंट रिमूव करेगा अदर इलेक्शन कमिश्नर को, जो कि 2 होते हैं। ये हमारे पास एक लिस्ट है, इसमें इंपॉर्टेंट हैं सुकुमार सेन क्योंकि ये फर्स्ट हैं, SL चाकदर भी इम्पॉर्टेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं। नेक्स्ट TN शेषन बहुत इम्पॉर्टेंट रहे हैं, रिसेंटली इनसे रिलेटेड बहुत इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी हुई थी। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि रिसेंटली TN शेषन से रिलेटेड क्या हुआ था। नेक्स्ट हम देखें तो हमको मिलते हैं सुनील अरोड़ा जो कि 23rd थे, 23rd चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं और ये रिटायर हो रहे हैं 2021 में। ऐसे ही 24th का हम नाम देख चुके हैं, 24th हैं सुशील चंद्र। थैंक यू गाइज फॉर योर प्रीशियस टाइम। इसके बाद हम एक छोटा सा लेक्चर और कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम स्टेट इलेक्शन कमीशंस को देखेंगे और स्टेट इलेक्शन कमीशन कवर अप करने के बाद हम एक एक करके जितने भी 16 कमीशंस हैं उनको कवर अप करेंगे। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा, आपने पूरा लेक्चर देखा होगा। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब द ब्यूरोक्रेटिक्स फैक्ट्री। हमको बहुत ज़रूरत है आपके सपोर्ट की एंड वी विल डेफिनेटली प्रोवाइड मच ऑफ गुड कंटेंट्स। थैंक यू एवरीवन।